नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्ट्रिक्ट नो प्रीलिम्स के लिए कोई करंट अफेयर्स के नोट्स ना बनाए, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। बस कंपाइलेशन और मंथली मैगजीन रिवाइज करें और मॉक्स के सॉल्यूशन रिवाइज करें, दैट्स इट। मेरा बेसिक एनसीईआरटी ठीक है एज पर क्लास 10, शुड आई स्टिल गो विद एनसीईआरटी? क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी कंपल्सरी है, दैट्स इट, नो रिलैक्सेशन इन दैट। मोटिवेट कैसे रहे आप यार, ये खुद से पूछो, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं आप यूपीएससी की? यस, जिस दिन आपको रीजन मालूम पड़ गया कि आप क्यों तैयारी कर रहे हो। सर इनफैक्ट मेरे 2 क्वेश्चंस आ गए हैं। आप एक तो मेरा जो पहले वाला था और एक काफी बच्चों ने पूछ लिया सीसैट का, शिल्पा और शिल्पी दोनों ने पूछा है। सीसैट के बारे में चर्चा हम करेंगे आफ्टर दिस थिंग क्वेश्चन। जो एक सवाल है वो ये है कि आजकल के टाइम में अगर हम देखते हैं, आजकल बहुत ज्यादा मतलब सरकार भी डिजिटल इंडिया करती रहती है ना, तो इतना हम लोग इतने सारे सोर्सेज हो गए हैं। डिड यू मतलब क्या आपके दिमाग में कभी लगा कि कहीं मैं कुछ मिस आउट ना कर दूं किसी सोर्स में, या कि मैं क्या सोर्स रेफर करूं या ना करूं? हाउ वाज योर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग ऑनलाइन सोर्सेज? आपने उसको फिल्टर आउट कैसे किया? हाँ बिल्कुल, ये तो है। अब अभी के टाइम में क्या है ना कि आपके पास पूरा एनसाइक्लोपीडिया पड़ा है फोन में, बिल्कुल। तो वहां पे आप जो मटेरियल सर्च करें मिल जाएगा। बट जो भी आप मटेरियल रेफर कर रहे हैं ना, पहले उसके बारे में बैकग्राउंड पढ़ें। आप जरूर टॉपर्स की वीडियोस देखें कि वो कौन सा मटेरियल सजेस्ट कर रहे हैं। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि रैंडमली कोई मटेरियल नहीं उठाना है। पहले मैं टॉपर्स के वीडियोस देखूंगा कि उन्होंने कौन कौन से मटेरियल रेफर किए हैं और मैं उन्हीं को उठाऊंगा। अब ऑनलाइन तो है ही, अब ऑफलाइन में क्या होता है, आप ORN करोल बाग में निकल जाए तो यहाँ एक दुकान पे इतने सारे मटेरियल लगे रहेंगे कि आपको लगा कुछ आता ही नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बट उन सब चक्करों में ना पड़े, बस स्टैंडर्ड लिमिटेड सोर्सेज रखें, उसी की बार बार रिवीजन करें। ठीक है, तो वो मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली किसी टॉपर की वीडियो को देखें, जो उन्होंने फॉलो किया है उसको फॉलो करें, मतलब इधर उधर आपको हाथ पांव मारने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर सीसैट की, और यहाँ पर कहानी काफी साफ है। आपके मार्क्स कितने आए सीसैट में? मेरे मार्क्स 86 थे सीसैट। 86 थे। आपने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस किए थे? मैंने 80 में से अराउंड 55 के अराउंड अटेम्प्ट किए थे। 55 के अराउंड अटेम्प्ट किए थे। बीइंग एन आर्ट्स मतलब क्या कहते हैं बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट, तो आपने मतलब किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को निभाया, किस तरीके से आपने उसको, इतने टेस्ट आपने सॉल्व किए, बहुत आपके दिमाग पे लोड था या नहीं था? मतलब रिगार्डिंग सीसैट आप क्या कहना चाहेंगे? सीसैट के लिए तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएं यूपीएससी का सीसैट का, और बिना प्रिपरेशन के सॉल्व करें, विदाउट एनी प्रिपरेशन, और फिर आप देखें कि उसमें आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 100+ आ रहे हैं तो बी श्योर कि आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा। इसको आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 100 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स पे फोकस करना है। रीजनिंग हो जाता है, रीजनिंग के लिए यू डू नॉट नीड एनी सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी। हाँ वो हो जाएगा दिमाग लगा के। बट मैथमेटिक्स के लिए व्हाट आई डिड कि मुझे खुद सीसा से डर लगता था, भाई फेल ना हो जाए, इधर फेल हो गया तो काम ही खत्म है। तो व्हाट आई डिड कि मैंने 10 दिन पहले, प्रीलिम्स के 10 दिन पहले, RS अग्रवाल आती है मैथमेटिक्स की, वो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो कर लिया, और उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम, इन सभी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लिए। फॉर्मूलाज रट लें और सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आप खुद के लैंग्वेज में सॉल्व करें। तो कितना टाइम RS अग्रवाल को, कितना टाइम, और मतलब डेली दिया या जैसे वीकली वंस या मंथली वंस, ऐसा कुछ? नहीं, वो जो आपका जो 3-4 महीने का फेज है ना प्रॉपर प्रीलिम्स का, उसी में आपको सीसैट को देना है, क्योंकि अभी आप मेंस और GS1 को टाइम दें। ठीक है, सीसैट हो जाएगा अगर आपका मैथमेटिक्स सही है तो। अगर मैथमेटिक्स ठीक है। तो सीसैट को लेकर भी आपने कुछ मॉक्स सॉल्व किए या नहीं किए? जी मैंने प्रीवियस ईयर 2-3 सॉल्व किए, मतलब पेपर डिटो उठा के 2 घंटे में बैठ के सॉल्व करना, और उसके अलावा मैंने बस 2-3 मॉक दिए, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नंबर आ रहे थे सीसैट में, इसलिए मैंने ज्यादा मतलब हाँ, वैसे भी क्वालिफाइंग है तो ज्यादा, हाँ क्वालिफाइंग है तो ज्यादा कुछ इशू नहीं। ठीक है, तो आई थिंक हमने काफी सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स के टच अपॉन कर लिए हैं, एंड आई थिंक लर्नर्स को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन प्रीलिम्स तो प्लीज आप करिए, अदरवाइज हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप मेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए बस 1-2 पॉइंट ये बोलूंगा कि आपको जो है ना प्रीलिम्स के पहले इंश्योर करना है कि हर किताब की 10-12 बार रिवीजन हो जाए, 10-12 कम से कम। मैंने लक्ष्मीकांत का 20 बार रिवीजन किया था प्रीलिम्स के पहले, स्पेक्ट्रम 15 बार किया था, और बाकी सारे स्टैंडर्ड बुक्स को 10-12 बार मिनिमम किया था। तो उससे क्या होगा ना, आप कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम हॉल में। राइट। तो आप कभी गवर्नमेंट बस स्टैंड पे जाओगे ना, तो पानी का बोतल एक मिलता है बिस्लेरी का, दूसरा मिलता है बिलसेरी का, कॉपीड होता है, तो वो उसी तरीके से आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई ए होगा या बी होगा या सी होगा। ये कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आप जो है एकदम अच्छे से रिवाइज करके गए बुक। और मेरा जितने भी वीडियोस देख रहे हैं एक ही सजेशन है कि अगर आपने उन स्टैंडर्ड बुक्स को
एटलीस्ट 10 बार रिवाइज कर लिया तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग एटलीस्ट 90 मार्क्स इन योर प्रीलिम्स। बिल्कुल 85 से 90 मार्क्स आराम से आ जाएंगे और बाकी 10 मार्क्स आपके कॉमन सेंस और अदर एरियाज पे आई थिंक कहीं ना कहीं यूपीएससी आपका पेशेंस चेक कर रही है कि आप वही चीज को कितनी बार कर सकते हो, है ना। तो वो क्योंकि सिलेबस तो मतलब बच्चे बना देते बहुत वास्ट है, बट एक्चुअली बहुत वास्ट नहीं, कम है, लिमिटेड है, उसको बार बार करना है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। आई थिंक यस, आई थिंक ये काफी सारे टॉपर्स की सेम स्ट्रेटजी रहती है, रिवीजन। एक किताब को 10 बार पढ़ो बजाय 10 किताब को एक बार पढ़ो। एग्जैक्टली सही बात है। तो ठीक है सर, हम अब थोड़ा सा जो नेक्स्ट आपका स्टेप है, नेक्स्ट आपका पड़ाव है, दैट इज द मेंस वाला जर्नी। थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ना, काफी बच्चों को तकलीफ रहती है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि मेंस में आपकी स्ट्रैटेजी आंसर राइटिंग की और नोट्स मेकिंग की, दोनों के बारे में मैं इंडिविजुअली बात करना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला कि आपने खुद से नोट्स बनाए, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए थोड़ी सी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट आंसर राइटिंग ऑल्सो। और तीसरी चीज हम ऑप्शनल की बात करेंगे, प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं नोट्स की। तो मेरा ये मानना है कि मेंस के हर टॉपिक के नोट्स होना जरूरी है। अब किसके नोट्स आपको नहीं बनाने, आई एम गोइंग टू टेल यू, आपको पॉलिटी के नोट्स नहीं बनाने, बिकॉज पॉलिटी ऑलरेडी लक्ष्मीकांत से कवर हो रहा है आपका। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाने हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपको ऑलरेडी स्पेक्ट्रम से कवर हो रहा है ना। उसके बाद आपको छोटे छोटे पोस्ट इंडिपेंडेंस के नोट्स नहीं बनाने हैं, वो आप बुकलेट से पढ़ के काम चला लो, क्वेश्चन ही नहीं आता है उससे। वर्ल्ड हिस्ट्री के भी नोट्स नहीं बनाने, लास्ट ईयर भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो इन चारों को छोड़ के यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विद रिगार्ड्स टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। बिल्कुल, आप देखो कि किस टॉपिक का कितना वैल्यू है, उसी हिसाब से उस पे नोट्स बनाओ। अब मैं एग्जांपल दूंगा, जीएस 3 में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है, उसके आपको हर टॉपिक में नोट्स बनाना है। इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, गवर्नेंस, इन सब के हर टॉपिक पे नोट्स बनाना। जो आपने बनाए सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनके नोट्स बनाए। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा टॉपिक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पीडीएस इन जीएस 3 इकोनॉमिक्स। अब उसके लिए मेरे पास 10 पेजेस के नोट्स हैं। एक छोटा सा टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसके लिए मेरे पास 10 पेज के नोट्स हैं। इसी तरह पूरे मेन सिलेबस के जितने कीवर्ड्स लिखे हैं उसके आपके पास नोट्स होने जरूरी है। अब क्वेश्चन ये होता है कि नोट्स बनाए कहाँ से, तो मैंने बहुत ही डिटेल्ड में सोर्सेज अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दिया है। आप बस उन मटेरियल को खरीद लें, सामने रखें और अपने लैंग्वेज में कंपाइल कर ले एकदम शॉर्ट में। वहां पे पैराग्राफ नहीं यूज करना है, बहुत शॉर्ट में जैसे लिखा है ना उन मटेरियल में उसको आप लिख लें पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। और ऑलवेज नोट्स A4 शीट्स पे बनाए, 1/3 पेज छोड़ के, ताकि बाद में वहां पे कुछ करंट अफेयर्स का अपडेट करना है या कुछ चेंज करना है, डेटा चेंज करना है, वो हो सकता है। वो सब हो सकता है। वो मार्जिन बना के 1/3 पेज पे, 1/3 पेज को छोड़ दें। और जिस टॉपिक का, जिस सेक्शन का आपका नोट बन गया, उसके बाद उस पे आंसर राइटिंग करें। लेट अस से कि आपने अक्टूबर में डिसाइड किया कि सोसाइटी और इंटरनल सिक्योरिटी के सारे टॉपिक्स का नोट्स मुझे बना लेना है। आप नवंबर में सोसाइटी और इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शनल टेस्ट मेंस के देना शुरू कर दें। बिल्कुल, बिना नोट्स बनाए, बिना पढ़े, बिना नोट्स को रिवाइज किए कोई क्वेश्चन नहीं बनाना है मेंस का, नंबर नहीं आएगा, दैट्स इट। सो यही आंसर राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। आप करो आंसर राइटिंग बट ओनली आफ्टर मेकिंग नोट्स ऑफ योर मेन सिलेबस। मतलब वो आई थिंक प्रोसेस टैंडम में चलता है। अगर आपने नोट्स बना लिए तो आंसर राइटिंग आपका ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा और चलता रहेगा। राइट। कई बच्चे डायरेक्टली मैं 10वीं क्लास में हूं और मैं आंसर राइटिंग करना चाहता हूं, है ना, तो वो मतलब स्ट्रेटजी नहीं, वो नहीं करना है आपको। आप नोट्स बनाए तभी आंसर राइटिंग करें। ठीक है। और सर एथिक्स को लेकर, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सोर्सेज कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? एथिक्स के लिए मैंने ये किया था कि मैंने जो सोर्सेज टेलीग्राम पे मेंशन किए हैं चैनल पे, मैंने उससे पॉइंट वाइज नोट्स बना लिया। अब फॉर एग्जांपल टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने उसके ऊपर डिटेल 10-15 पन्ने का नोट बना लिया और उन नोट्स को रिवाइज किया। उसको फिर मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स के जो नोट्स मिलते हैं मार्केट में उससे ऐड किया। फॉर एग्जांपल ऋषिकेश रेड्डी है, लास्ट ईयर रैंक 95 से, उनके जो एथिक्स के नोट्स हैं उनको मैंने अपने नोट्स में ऐड किया। और उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली फॉर एथिक्स ज्वाइन किया था। तो हाँ, तो उन टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन था, उसके जो क्वेश्चंस थे, उससे भी मेरा अच्छे से एथिक्स रिवाइज हो गया था। तो दैट्स 3 सोर्सेज है। पहला सेल्फ मेड नोट्स, दूसरा टॉपर्स के नोट्स को ऐड करना है अपने नोट्स में, और तीसरा योर टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन एज वेल एज क्वेश्चन। दैट्स इट। और रिवीजन तो भाई करना ही करना है। राइट। और कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जैसे गवर्नेंस है, वो सब चीजों का भी फिर आपने नोट्स पे वैसे ही, मतलब जैसे बिल्कुल इंडियन सोसाइटी है,
और क्या कहते हैं GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल है। सिक्योरिटी, हाँ, इन सब के ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स कहाँ से बनाने हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं। नोट्स लेकिन नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स कंप्रिहेंसिवली आपको पढ़ने पड़ेंगे, 2 डॉक्यूमेंट हैं और उसके भी नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो बिना नोट्स के अब अगर आप लड़ाई करने जा रहे हैं बिना बंदूक के क्या लड़ाई करिएगा, है ना? वहां पे तो आप तुरंत मात खा जाइएगा। बिल्कुल नोट्स सही बना बात लो, है। उसके बाद ही कुछ और करना आपका सोर्स पूरा क्रेडिबल है, अगर गवर्नमेंट का सोर्स आप रेफर कर रहे हैं तो बिल्कुल। डेटा एंड पॉइंट्स आपके है ना, प्रोज एंड कॉन सब कुछ बड़ा अच्छा क्रेडिबल। रहेगा हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने के बजाय आप नीति आयोग का एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंट पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत दैट विल वर्क। आई थिंक यस, ये थोड़े से रियलिटी चेक्स हैं जो बच्चे आजकल थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं, है ना, तो इट्स बेटर कि हम गवर्नमेंट सोर्स को रेफर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल और आई एम श्योर आपने ऑप्शन में भी काफी सारी मिनिस्ट्रीज के डॉक्यूमेंट्स को देखा होगा, मैं काफी बिल्कुल श्योर हूँ, बिल्कुल है ना। वो हर 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 चीज के लिए वो आपको करना ही पड़ता है, बिकॉज इधर उधर जाएंगे भटक जाएंगे तो मतलब नहीं है। ठीक है सर, इसमें मैं एक और चीज रिगार्डिंग मतलब मेंस पूछना चाहूंगा। हम ऑप्शनल की बात करेंगे, आपने मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग अपने लेवल पे आप करते थे, कितनी ज्यादा आंसर राइटिंग करते थे, मतलब कि क्या आप क्योंकि आंसर को इवैल्यूएट भी करता था या आप खुद ही इवैल्यूएट करते थे, एंड डिड यू यूज टू जस्ट मतलब कि हर रोज बैठ के एक आंसर लिख रहे हैं, क्या था मतलब वो पूरा का पूरा फेस कैसा था? मेरा ये था ना कि आपको आंसर राइटिंग करने से पहले 2-3 चीजें करनी है। पहली चीज ये है कि आपको टॉपर्स के कॉपी डाउनलोड करने हैं वेबसाइट से और देखिए कि वो आंसर कैसे लिखते हैं। मैंने सबसे पहले यही किया, मैंने हजारों मतलब बहुत सारे टॉपर्स के कॉपीज डाउनलोड किया और उसके बाद मैंने देखा कि भाई उनमें क्या है ऐसा जो उनको टॉपर बना रहा है। तो उन स्टाइल को मैंने नोट डाउन कर लिया, मैंने अपने अंदर इंटरलाइज कर लिया कि हाँ ये सारी चीजें मुझे अपने आंसर में, ये आंसर में होनी डायग्राम्स चाहिए, वो बनाएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स आंसर आपने। लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो स्टाइल में लिखेंगे तो नंबर आएंगे। ये पहला चीज हो गया कि स्टाइल। दूसरा चीज आपका नोट्स, नोट्स आपका रेडी कर ले और तभी आंसर लिखें। नोट्स में बहुत इनोवेटिव नोट्स बनाए, क्रिएटिव नोट्स बनाए, शॉर्ट में बनाए तो अच्छा रहेगा। और तीसरा ये है कि आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं तभी जब आपके नोट्स रेडी हैं। अदरवाइज आप कभी कभी एडिटोरियल से आंसर लिख सकते हैं जस्ट टू मेक यू नो कि हाँ भाई आंसर राइटिंग हो रही है, भी बट हम कर दैट रहे विल हैं। नॉट एक्चुअली हेल्प यू इन लॉन्गर रन। वो वो कुछ बस काम चलाऊ होता है। एग्जैक्टली तो मैंने अब मान लो कि मैंने सोसाइटी पे नोट्स बना लिया, अगर मैं सोसाइटी पे आंसर्स लिख रहा हूँ, मैं 2-3 दिनों में एक आंसर लिखता था, दैट्स इट, ड्यूरिंग माय मई टू जनवरी सेशन। मैं समझ गया। 2-3 दिनों में 1 या 2 आंसर। और क्योंकि नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्री का किताबें हैं, अल्टीमेटली क्योंकि नोट्स आपको काफी काम आएंगे आगे जाके। बिल्कुल काफी काम आएंगे। उसके बाद प्री के बाद ये नहीं सोचना पड़ेगा वहां पर मेंस कैसे करें। तो एग्जैक्टली, पहले नोट्स बना ले और आंसर लिखना बहुत ईजी है अगर आपके पास नॉलेज हो तो। यस यस यस। तो उसके बाद फिर आपने जो मेंस की टेस्टिंग थी वो फिर आई एम श्योर आपने प्रीलिम्स के बाद ही करी होगी, उसके पहले नहीं करी होगी। हाँ, मतलब जो मेरा 4 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड मिला था ना ड्यू टू पैंडेमिक, तो उसमें मैंने कुछ टेस्ट दे दिए थे मेंस के। फॉर ठीक है। एग्जांपल मैंने 2 एस्से लिखे थे उस बीच और 2 एथिक्स लिखे थे, दैट्स इट। मैंने उसके अलावा अपने GS1 GS2 GS3 ऑप्शनल सारे टेस्ट प्रीलिम्स के बाद लिखे थे। ठीक है, तो वो 2 ऐसे और 2 को तो हम छोड़ सकते हैं, मतलब हाँ बेसिकली छोड़ आप यही सकते हैं, सजेस्ट करेंगे कि प्रीलिम्स के बाद ही लिखें तो प्रीलिम्स बेटर के है। बाद, प्रीलिम्स के बाद लिखें, या फिर अगर आपके नोट्स कंप्लीट है तो आप जनवरी फेब में भी, आप जनवरी के टाइम या दिसंबर के टाइम में भी आप थोड़े बहुत आंसर्स लिख सकते हैं। अगर किसी सेक्शन पे आपका नोट बन गया है तो आप उसका आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हैं। मेन आपका बेसिस अभी होना चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स का रिवीजन प्लस नोट मेकिंग। सर कुछ बच्चे, निकिता हेयर इज आस्किंग कि क्या आप अपने सैंपल नोट्स को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल, तो आई मीन आई विल अपलोड ऑल माय नोट्स इन माय टेलीग्राम चैनल, हाँ, जस्ट तो गिव वो मी हो लाइक 10 जाएगा। डेज, हाँ, वो सब कुछ हो वो जाएगा निकिता जी हो जाएगा, है ना। जी जी। आपके लिए हो जाएगा। तो टेस्ट आपने मेंस के कितने लिखे और मैंने, कितने गैप पे लिखे? हाँ मतलब अब क्या हुआ ना, जैसे मैंने पहले बता दिया कि मैंने 2 एस्से और 2 एथिक्स लिखे थे प्रीलिम्स के पहले, तो ये मैंने वो 4 महीने में एक्सटेंडेड मेरी पीरियड मिला था उसमें लिखे थे। ठीक है। प्रीलिम्स के 1 महीने बाद तक मैंने कोई टेस्ट नहीं लिखा। आई मेड श्योर कि जो भी मेरे टॉपिक्स छूटे हैं मेंस के, जो भी मेरा ऑप्शनल के टॉपिक्स छूटे हैं उसके नोट्स बनाने हैं। तो 1 महीने तक आई ओनली फोकस्ड ऑन मेकिंग नोट्स ऑफ दोस टॉपिक्स व्हिच आई कुड नॉट कवर बिफोर प्रीलिम्स। 1 महीने बाद मैंने तरह विधाधर अब टेस्ट लिखना है, बिकॉज अब नोट्स रेडी है, रिवीजन हो गया है, वैल्यू एडिशन हो गया है, तो सब कुछ अब तो रेडी है। अब आप लिखें और अब आप सॉल्व करें मॉक्स ऑफ मेंस। तो मैंने जीएस के अराउंड 10 मॉक्स दिए थे, एसए के अराउंड 4 या 5, यानी 12 ऐसे, 10-12 ऐसे हो गए आपके, एक मॉक में 2 ऐसे हो गए। तो एसए के 4 मॉक्स हुए, जीएस के 10 मॉक्स हुए, एथिक्स के मैंने स्पेशली 5 मॉक्स लिखे थे, वो और आपने जो ऑप्शनल सेपरेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी सेपरेट थी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी ठीक थी, है, और ऑप्शनल के मैंने ओनली 3 मॉक्स लिखे थे। दैट्स इट। दैट्स इट, बिकॉज ऑप्शनल मेरा क्या था ना, आई वाज ओनली प्रिपेयर्ड अराउंड 40% ही मेरा ऑप्शनल हुआ था बिफोर प्रीलिम्स।
क्योंकि दीज ऑल थिंग्स आई एम सेइंग कि आपको टाइम वाइज पढ़ना है, ये मुझे प्रीलिम्स के बाद समझ गाइडेड एस्पिरेंट की तरह कि आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कि लग रहा है कि सब कुछ कर रहे हैं, बट नहीं, कुछ नहीं कर रहा था मैं। तो प्रीलिम्स के बाद जो हुआ ना कि अब मेरे पास नोट्स बनाने हैं, सबसे मेजर टाइम तो उसमें चला गया। तो मेरा ये फंडा था कि अगर आपके पास नोट्स हो तो आंसर राइटिंग इज नॉट अ बिग डील। आप नोट्स बना लो, फिर आप आंसर कम भी लिखोगे, बस आपके पास स्पीड होना चाहिए, दैट्स इट, वो आप कर लोगे फिर। बट दिस इज लाइक, मैं काफी ज्यादा इससे भी काफी मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, सिर्फ 3 मॉक्स देते हुए आप यू वेंट इनटू द एग्जामिनेशन हॉल ऑफ फॉर ऑप्शनल। काफी अमेजिंग है। ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं सर। हमने आई थिंक जीएस को काफी चीजों टच अपॉन कर लिया है। ऑप्शनल को लेके फिर आप मतलब आपकी ग्रेजुएशन ने आपको हेल्प किया होगा, राइट? अच्छा, हाँ। एक सेकंड, एथिक्स के लिए टेस्ट सीरीज कौन सी ली थी आपने? ये एक सवाल पूछना है। एथिक्स के लिए मैंने लुकमान आईएएस की टेस्ट सीरीज ली थी। लुकमान आईएएस की सर ने टेस्ट सीरीज ली थी, हाँ, ठीक है। उसके 8 ऑफलाइन टेस्ट दी थे। थी, ऑनलाइन? ये नहीं, ऑफलाइन उस टाइम पैंडेमिक चल रहा था, तो मैंने घर से ही ऑनलाइन एकदम ऑनेस्टी के साथ टेस्ट दिया 3 घंटे, और उसको वो स्कैन upload करके आप किया। भेजे और वो ठीक, इवेलुएट ठीक। करके आपको भेज देंगे। उनका मतलब सब कुछ वो आपने वैसे किया, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। एंड सर उसके बाद कमिंग टू योर ऑप्शनल के बारे में मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी ग्रेजुएशन ने काफी बड़ा रोल प्ले किया कि जी हाँ, क्योंकि मेरा पीएसआई ग्रेजुएशन था इसलिए मुझे कंफर्टेबल महसूस हुआ, या आपने उसका पूरा छोड़ दिया और अपने एक नए सिरे से उसको शुरू किया? क्या मतलब इसमें आपका रहा ऑप्शनल में? देखिए, 2 चीजें हैं। पहला तो सबको पता है कि आप कॉलेज के एग्जाम कैसे पास करते हो, या फिर कॉलेज में क्या ही पढ़ते हो, ओपन सीक्रेट है वो तो। ओपन सीक्रेट है वो। अगर कॉलेज में जो आपने पढ़ा है आप ये सोच रहे हैं कि उससे आपका यूपीएससी का ऑप्शनल हो जाएगा, तो आप सपने में जी रहे हैं, ठीक है। तो द थिंग इज कि कॉलेज में ऐसे ही पढ़ लेते थे पास होने लायक, बट आपको यूपीएससी के लिए नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना होगा। तो ये बात सही है कि मुझे कॉलेज के बैकग्राउंड ने जरूर हेल्प किया, बट द थिंग इज कि आई मेड, मतलब पूरा ही पढ़ना पड़ा मुझे यूपीएससी के लिए। समझिए कि मुझे फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ा। तो व्हाट आई उन नोट्स को रेफर नहीं, मतलब कॉलेज वाली चीजों को रेफर नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। कॉलेज के नोट्स मुझे पता भी नहीं कि कहाँ है वो। आई थिंक ये काफी ऑनेस्ट रेवलेशन है, मतलब कमिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट, ऑनर्स किया आपने पॉलिटिकल साइंस में और आपने मतलब उसको छोड़ ही दिया, मतलब ये तो वो पता नहीं कहाँ है। आई डोंट इवन नो कि मैंने शायद उसे बेच भी दिए होंगे रद्दी के भाव में। तो वो अलग चीज है, लेकिन यूपीएससी के लिए आपको फिर से स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ता। अब समवन इज मेंशनिंग पीएससी स्टडी मटेरियल, मैं उसे तुरंत ही अभी टेलीग्राम चैनल में मेंशन कर दूंगा कि मैंने कौन कौन से पीएसआईआर के लिए सोर्सेज रेफर किए। सेम स्ट्रेटजी फॉर मेंस, टॉपिक वाइज नोट्स पीएसआईआर के आपको बनाने हैं, और आप सोर्सेज को रेफर करें, उसमें देखें कि वो टॉपिक कहाँ है। कवर टू कवर कोई किताब नहीं पढ़नी है पीएसआईआर में, आपको वो टॉपिक, वो चैप्टर पढ़ना है उसका, फिर उसको आप नोट बना ले। स्ट्रैटेजी वही, पहले आपने टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए, फिर उसके आंसर राइटिंग, राइट? सेम चीज। हाँ, और उसमें आपको वैल्यू एडिशन करते रहना है। मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया और उससे वैल्यू एडिशन किया। मैंने न्यूज़पेपर से तो आईआर में करना ही है आपको वैल्यू एडिशन, और सब कुछ करने के बाद मस्ट रेफर थ्रू टॉपर्स कॉपी की वो कैसे आंसर लिखते हैं पीएसआईआर का, और तब आप टेस्ट वगैरह लिखना शुरू करें। राइट। पीएसआईआर के बारे में खैर मैं पर्सनली, मेरा बैकग्राउंड पीएसआईआर का नहीं है, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का टीचर हूं, तो बट कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इग्नू के नोट्स रेफर करने, आई थिंक वो तो आपने सोर्सेज शायद मेंशन कर ही दिए हैं, राइट? हाँ, इग्नू के नोट्स आपको कुछ मतलब पार्ट्स के रेफर करने हैं, बट द थिंग इज कि मैं सोर्सेज में सब कुछ बहुत डिटेल में बता दूंगा कि कौन से पार्ट के लिए कौन से नोट्स रेफर करने हैं, कौन सी बुक रेफर करनी है। राइट। तो वो तो आई थिंक आपने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर ही दिया है। हाँ, मतलब पीएसआर का भी बुक लिस्ट नहीं किया है, आज रात में मैं उसे अपलोड करूंगा। ठीक है, डन सर, डन। तो आई थिंक ये काफी मेरे लिए तो सबसे बड़ा, आई थिंक ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस पूरे के पूरे सेशन का ये होगा कि आपने अपने ग्रेजुएशन को बिल्कुल भी रेफर नहीं किया। तो आई थिंक बट आपका ग्रेजुएशन पीएसआईआर में था, तो ये एक भूमिका बनी कि हाँ मैं पीएसआईआर ऑप्ट करूंगा, ये भूमिका बनी, या फिर आपने देखा कि बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं टॉपर्स के, वो एक वैसा मतलब? नहीं, वो मैंने कभी नहीं देखा कि किसका कितने नंबर आते हैं। मैंने हमेशा इंटरेस्ट बेस्ड पे चॉइस लिया। आई मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 12th करने के बाद पॉलिटिकल साइंस मेरा लेने का यही मकसद था कि आई हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल साइंस, तो इसीलिए मैंने पीएसआईआर चूज किया। और हाँ, ग्रेजुएशन हेल्प करता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोबारा किताबें पढ़ने में समझ आ जाता है, बट द थिंग इज नोट्स रेफर करना अलग चीज है, वो मैंने नहीं किया, वो मैंने खुद से ही बनाया। राइट। ठीक है सर। तो ये थी कहानी हमारे मेंस की, और मतलब बेसिकली मैंने जो अभी तक क्रक्स निकाला है आपकी पूरी स्ट्रैटेजी का, वो एक तो मुझे ये समझ आया कि आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थे और आपने बिल्कुल एक मतलब सिंसियर एस्पिरेंट की तरह आपने हर चीज के नोट्स बनाए हैं। तो ये क्योंकि हमारे सेशन का नाम है हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आई थिंक आपने किसी प्रकार का कोई शॉर्टकमिंग नहीं किया।
हालांकि अगर अगर आपकी प्रिपरेशन को मुझे क्रिटिकली एनालाइज करना पड़े तो मुझे लगता है कि आपने ऑप्शनल के पेपर्स कम दिए। मैं बच्चों को शायद ये सजेस्ट करूंगा कि जितने आपने दिया आप ज्यादा देने चाहिए थे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपने किसी भी पॉइंट में कहीं कोई कमी छोड़ी है। मतलब आपने नोट्स बनाए, आपने टॉपिक वाइज, सिलेबस आपके लिए बाइबल थी, इस सिलेबस के बेसिस पे आपने नोट्स बनाए। तो ये तो हमने चीजें कवर अप कर ली हैं रिगार्डिंग द प्रीलिम्स एंड द मेंस थिंग। इंटरव्यू को लेके बात कर लेते हैं, द लास्ट एंड द समवॉट डिसाइडिंग फैक्टर, फाइनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। आपके सर इंटरव्यू में मार्क्स कितने रहे? मेरे 201 मार्क्स थे। 201 मार्क्स, दैट इज रियली अमेजिंग। मतलब दैट इज, क्योंकि आई थिंक 200 को क्रॉस करना यूपीएससी में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। दैट इज सो गुड। एक और चीज मुझे आपसे पूछनी रह गई थी, आपने ऑप्शनल में आपने कितने मार्क्स रहे? इंडिविजुअल पेपर वाइज अगर आप बता सकते हैं तो। मेरे पेपर 1 में 154 थे, पेपर 2 में 121 थे, तो टोटल 275। थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, आई थिंक आपके ऑप्शनल के मार्क्स बहुत एवरेज नॉर्मल हैं। कोई भी बच्चा आई थिंक मतलब आई मीन मतलब गुड तो थे, बट हाँ टॉप रैंक वाले मार्क्स नहीं थे। 285 भी आए हैं। बिल्कुल आई थिंक ये भी काफी बड़ा फैक्टर है। काफी बच्चे सोचते हैं कि ऑप्शनल आपकी गेम को मेक और ब्रेक कर देगा, बट आपके केस में डिस्पाइट गेटिंग एवरेज मार्क्स आपने टॉप 10 में रैंक लेकर आए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आई थिंक टेक होम पॉइंट है कि बच्चे सोचते हैं कि ऑप्शनल बिगड़ गया तो बस फिर तो अब तो आपको आईएएस मिलेगा, कवर कर लो दूसरे एरियाज में। ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो दिस इज आल्सो समथिंग रियली अमेजिंग। सर इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, क्या टाइम रहा ड्यूरिंग दैट, यू नो, मतलब प्रीलिम्स? और इंटरव्यू कब हुआ था आपका? पहले वाले पड़ाव में होगा था, सेकंड वाले में होगा था, मतलब बीच में जो नहीं, मेरा इंटरव्यू 1 सितंबर को हुआ था। अभी हुआ, तो अभी हुआ आपका इंटरव्यू? हाँ, तो वो हुआ ऐसा कि मेंस तो मेरा हो गया जनवरी में। ठीक है। मेंस के बाद यू नो इंटरव्यू पहले शेड्यूल था मेरा 31 मई को। ठीक है, अगर ये सेकंड कोविड वेव नहीं आता तो। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट ओनली। बीच में सेकंड वेव आया, उसने मुझे भी बेड पे 2 महीने एकदम लटका दिया, बिकॉज आई वाज आल्सो इन्फेक्टेड विद कोविड फॉर लाइक 1.5 to 2 months। आई वाज बेड रिडन। आई मीन मतलब ठीक ठाक हालत थी, बट उतनी भी ठीक नहीं थी। बट हाँ, इंटरव्यू के लिए मैंने ये किया कि डैफ में जो है ना, एक कीवर्ड पे आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने एक बंडल नोट्स बनाए इंटरव्यू के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि इंटरव्यू इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट है वो, बट विदाउट योर नॉलेज पर्सनैलिटी रहेगी क्या? आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हो इंटरव्यू में। फॉर एग्जाम्पल कि करोल बाग जहां मैं रहता हूँ, उसका पिन कोड है 110005। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए ना भाई कि ये 11 से शुरू क्यों हो रहा है। आपके घर का पिन कोड अगर 7 या 8 से शुरू हो रहा है, तो यू मस्ट नो कि आपका पिन कोड वो क्यों है। आपका नाम अगर सत्यम गांधी है, तो आपको गांधी जी के बारे में सब कुछ पढ़ना है। मेरा तो फालतू में सिलेबस इतना बड़ा हो गया, मुझे गांधी जी के 2-3 किताबें पढ़ने पड़े, उसके आइडियाज पढ़ने पड़े। तो इससे आपका मतलब हर एक कीवर्ड पे आपको नोट्स बनाने हैं, डैफ पे प्लस करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपको। प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाने हैं, पर इंटरव्यू के लिए बनाने हैं। और बाकी वही है, बड़ा अजीब का मतलब बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा था मेरा इंटरव्यू में। सिर्फ 17 से 18 मिनट इंटरव्यू चला। एंड आफ्टर दैट आई वाज थिंकिंग कि भाई क्या हो गया कि जल्दी भगा दिया सर ने। हाँ। क्या मेरी बातें बाहर निकलते हुए काफी डर लगा होगा कि ये क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया इन्होंने। आई मीन हाँ, जिस टेलीग्राम ग्रुप पे था मैं, जिस पे इंटरव्यूज देने वाले लोग थे, सब कह रहे थे 20 से 25 मिनट तो मिनिमम जाएगा। अच्छे लोग हैं तो उनका 35 से 40 मिनट जाएगा। और मेरा तो यार 17 से 18 मिनट गया। तो सोच रहे थे हुआ तो हुआ क्या। बट द थिंग इज कि गुड थिंग इज कि आपका एंजाइटी वाला पीरियड कम हो गया 1 से लेके, क्योंकि रिजल्ट 24-25 को आ गया था। तो है ना, जिन बच्चों ने 3-4 महीने पहले इंटरव्यू दिए, वो तो बहुत देर तक चिंता में रहे होंगे। हाँ, वो लटके हुए थे कि होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा। नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन। तो आपने इंटरव्यू के टाइम पे मॉक्स पे फोकस किया होगा, ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यूज आपने दिए होंगे। जी बिल्कुल, बट वही है सेम फंडा आपको जो आपने प्रीलिम्स में फंडा अपनाया कि मॉक तभी देना है व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड। मेंस में मॉक तभी देना है व्हेन यू आर डन विथ योर नोट्स। सिमिलरली इंटरव्यू में मॉक्स आपको तभी देना है व्हेन यू आर डन विथ योर डैफ नोट्स एंड यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि हाँ अब आई एम रेडी टू फेस द पैनल। मॉक्स में कई जगह अच्छे एक्सपीरियंस रहे, कई जगह खराब रहे। रियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट होता है मॉक से। मॉक में तो लगता है बच्चे की जान निकाल देंगे आज, एकदम ग्रिल करने लगते हैं बिठा के। मॉक में थोड़ी ग्रिलिंग तो रहती है, खैर जानबूझ के करी जाती है वो, बिकॉज़ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, राइट। तो बट हाँ, मतलब वो भी सही है, मॉक में ग्रिलिंग भी जरूरी है ताकि आप उस माइंडसेट में पहुंचे कि वहां कुछ हो तो आपको डर ना लगे। बट रियल इंटरव्यू इज कोर्डियल होता है, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। बट हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि एक सर थे वहां पे बैठे हुए, और वो जो भी सवाल पूछे उसका मैं जो भी आंसर दूं, उनका एक्सप्रेशन ना, इनको कुछ नहीं आता।
इसका इसका आंसर खराब है, उनका एक्सप्रेशन हमेशा यही रहता था कि इसको कुछ नहीं आता है। तो और वो हमेशा एक कोने में देखते रहेंगे, मतलब कमरे के कोने में, कभी आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा। तो वो हर आपको डिमोटिवेट कर सकता है। बिल्कुल, वो आपका चेक कर रहे हैं कि आप नर्वस हो रहे हैं और नहीं हो रहे। बगल में एक साइकोलॉजिस्ट मैम बैठी थी, वो टक 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 पूरे इंटरव्यू टाइम में मुझे घूर रही थी। और काफी ये सब यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो खैर वो सब हो जाएगा, अगर आप मेंस क्लियर कर लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट सर, मेरे को काफी चीजें आपसे, मतलब काफी सारी चीजें आपसे काफी कुछ जानने को मिली। मैंने जो क्रक्स निकाला है आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी का और पूरे के पूरे तरीके का, वो ये है कि आप नोट्स मेकिंग में बहुत बिलीव करते हैं। और आई थिंक आपका जो अल्टीमेटली, और मुझे ये लगता है कि आपने एक बहुत बड़ा नॉलेज का सोर्स तैयार कर लिया है जो कि आप डायरेक्टली आगे बांट सकते हैं टू द स्टूडेंट्स, राइट। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा बीइंग एन एजुकेटर, क्योंकि मेरे को इस तरह के सवाल काफी लर्नर्स पूछते हैं कि अगर हमारे नोट्स मान लीजिए आज तैयार नहीं है, मान लीजिए हमारे नोट्स तैयार नहीं, तो क्या हमें अटेम्प्ट के लिए बैठना चाहिए? आपकी पर्सनल राय क्या है? जी, मेरा पर्सनल, देखिए मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, उससे बहुत सारा आपको सजेशन मिल जाएगा। मेरे नोट्स रेडी नहीं थे बिफोर माय प्रीलिम्स। मैंने अपना बता रहा हूँ ना, मैंने अपना 40% जीएस के नोट्स आफ्टर प्रीलिम्स किए। मैंने अपना 60% ऑप्शनल का नोट आफ्टर प्रीलिम्स किया ड्यूरिंग दैट 1.5 मंथ्स आफ्टर प्रीलिम्स। उसमें गधों की तरह मैंने मेहनत की कि भाई अब तो कुछ तैयारी नहीं, अब तो करना पड़ेगा। सो मैंने जो मिस्टेक्स की है वो आप ना करें, आप नोट्स पहले रेडी कर लें प्रीलिम्स के पहले। अगर आप 60 to 70% भी अपने मेंस और जीएस और ऑप्शनल के नोट्स रेडी कर लेते हैं, देन यू आर इन लॉट ऑफ बेटर पोजीशन देन अदर्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो ट्राई करें कि आपका नोट 60 से 70% ऑफ सिलेबस का हो जाए। अगर नहीं भी हो रहा है तो इशू नहीं है, आप प्रीलिम्स के बाद भी नोट्स रेडी कर सकते हैं, बट ट्राई करें आपका पहले नोट हो जाए और उसका एक दो बार रिवीजन भी हो जाए। सर, एक बच्चा पूछ रहा है बार बार कि इंटरव्यू में माध्यम से फर्क पड़ता है कि नहीं, हिंदी या मतलब अंग्रेजी से? जी आपका नहीं, माध्यम क्या था? मेरा माध्यम तो इंग्लिश ही था, बट द थिंग इज कि आप जो है ना, कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है इंटरव्यू में। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। आप हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, एकदम फ्लुएंट बोले, आप मैच्योर शो करें खुद को और आप कॉन्फिडेंट रहें। फॉर एग्जांपल रैंक 13 जो थे, उन्होंने अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग कि यार हिंदी है इंग्लिश है, बस बिल्कुल, कॉन्फिडेंट राइट रहें, राइट सवालों का राइट। जवाब दें। बिल्कुल, आई थिंक ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट, मतलब ये चीजें अल्टीमेटली मैटर नहीं करती। आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आप, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। ठीक है सर, ये कुछ सवाल थे मेरी तरफ से, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आई थिंक हमने काफी सारे डाउट्स बच्चों के आंसर कर दिए हैं। एक डाउट पेंडिंग है, मैगजीन्स पढ़ते थे क्या आप? योजना, कुरुक्षेत्र वगैरह ये सब? जी, मैंने कुरुक्षेत्र तो कभी नहीं पढ़ा ठीक है। लेकिन योजना मैंने जरूर, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है ना, उसमें मैंने योजना पढ़ा। अब योजना में कितने आर्टिकल्स होते हैं? 8-9। आप उसे 2 दिन में फिनिश कर लोगे, है ना? तो बिना मतलब का योजना पे शुरू से टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम्स क्लियर कर लो तो मेंस के लिए आपको योजना के भी नोट्स बनाने हैं, बट आप 6-7 महीने पहले का योजना उठा लेना और उसके आप 1 हफ्ते में आपका पूरा योजना खत्म हो जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट, हो जाएगा। ठीक है, राइट सर। सो मेरी तरफ से ये सवाल थे। अगेन अगर आप कुछ अभी भी ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज। 2-3 टॉपिक्स हैं जो मैं ऐड करूंगा, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पे वो ले लूंगा। बिल्कुल, डन। पहला चीज ये है कि आप टाइम वेस्ट ना करें अपने प्रिपरेशन में, एकदम टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, तैयारी को 5 ईयर प्लान नहीं बनाना है, तो एकदम टाइम को सही से मैनेज करें, एकदम प्लान बना के पढ़ें। जैसे मैंने बताया कितने घंटे कैसे कैसे पढ़ना है, टॉपिक डिवाइड करके पढ़ें। और फ्रेंड्स ग्रुप अच्छे रखें, ऐसे फ्रेंड्स ना रखें जो आपका टाइम वेस्ट करें। ऐसे फ्रेंड्स रखें जिसको आप 2 बजे रात में भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए कॉल करें तो आपको समझा दे, है ना? तो यही दोनों चीजें। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे डेली कितना टाइम पढ़ना चाहिए भाई वेनस। 8 घंटे आप अगर डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 8 घंटे कर लो, यू विल बी इन द टॉप लिस्ट। बट द थिंग इज कि 8 घंटे आपको डेली करना है और एक प्लान वाइज कंसिस्टेंट मैनर में करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट का सोर्स मैंने टेलीग्राम चैनल मेंशन कर लिया है, आप उसको पढ़ लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हाउ टू कट शॉर्ट नोट्स सर, कंसाइज। बस जो भी आपके नोट्स है ना, 1/3 ऑफ ओरिजिनल कंटेंट में बना ले। अगर 3 पेज में आपका कंटेंट है बुक लिस्ट में, तो आप उसको 1 पेज में कर लें। तो दिस वाज थिंग सर, अपियरिंग ऑन 10th फॉर एग्जाम, व्हाट टू अवॉइड। पैनिक नहीं होना एग्जाम में। मैं अपना सिचुएशन बताऊं तो शुरू के 1 से 10 क्वेश्चन में कोई आइडिया नहीं था कि भाई करूं तो करूं क्या। बट द थिंग इज कि अगर आप पैनिक ना हो, अगर आपने सही से रिवीजन किया है सभी चीजों का, तो आराम से आपका मेन प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल आपने सबसे पहले घबराना नहीं है बिल्कुल। और
और यही क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से। एक नेहा का क्वेश्चन है, आपका प्लान बी क्या था? मेरा प्लान बी कुछ भी नहीं था, मुझे खुद नहीं पता कि अगर नहीं होता तो मैं क्या करता, बट कुछ तो सोचा होगा ना प्लान बी। बहन कुछ नहीं सोचा था प्लान बी में, वो अगर नहीं होता तो फिर गाँव जाते वापस, फिर पापा जो बोलते हैं वो कर लेते, और क्या, नो प्लान बी। बट हाँ, अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट दे लिए हैं, अब अभी तक आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, देन यू शुड स्टार्ट टू सर्च फॉर प्लान बी। शिल्पी इज आस्किंग आपने कौन सी एज में क्वालिफाई किया? आई थिंक हमने आपकी एज नहीं पूछी स्टार्टिंग के बैकग्राउंड में। मेरा एज अभी 22 साल 2 महीने है, और अगर ये पैंडेमिक की वजह से एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ था तो मैं 21 साल में क्लियर कर लेता इस एग्जाम। ओके, अमेजिंग। एक और क्वेश्चन है अनिकेत का, इन्होंने कई बार क्वेश्चन ये पूछा है, सर आई एम नॉट अ न्यूज़पेपर काइंड ऑफ पर्सन, सो रीडिंग कंपाइलेशंस कैन वर्क फॉर मी, प्लीज कमेंट। नो, रीडिंग न्यूज़पेपर इज कंपल्सरी। आप कोई ना कोई एक इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, हिंदू नहीं समझ में आ रहा है तो इंडियन एक्सप्रेस इजी है समझने में, उसको आप पढ़े 1 घंटे ही दे, बट कंपाइलेशंस आर सेकेंडरी। न्यूज़पेपर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पढ़े। सर आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, शुड आई ज्वाइन वीकेंड बैचेस और डू ऑन माय ओन? दैट डिपेंड्स अपॉन यू। समझ नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट तो ज्वाइन कर लो, अगर खुद से समझ में आ रहा है किताबें तो फिर अच्छी बात है, तब फिर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, सब कुछ हो गया। स्ट्रेटजी फॉर 2023, अभी से लेके अगले साल तक बस स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज करो, प्रीलिम्स वाले जो भी किताबें हैं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, स्पेक्ट्रम वगैरह, उसको जितनी बार हो सके उतनी बार करो। अगली साल मेंस और अगले साल अप्रैल से आप एकदम सीरियस प्रिपरेशन शुरू करना। अभी कॉलेज एंजॉय करो यार, लाइफ एंजॉय करो। आंसर राइटिंग शुड बी इन पॉइंट्स और पैराग्राफ, ऑलवेज इन पॉइंट्स। बस एथिक्स में आपको कभी कभी पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट इवन इन एथिक्स आई रोट आंसर्स इन पॉइंट्स। ऐसे में डेफिनेटली पैराग्राफ्स, तो आप ट्राई करें कि हर आंसर आपको पॉइंट में हो, नो पैराग्राफ शुड बी यूज्ड। आई मीन दैट इज माय सजेशन। आई थिंक सब कुछ हो ही गया है। डाउट्स और सर आई हैव टू गिव माय एग्जाम। ठीक है, कॉलेज तो ऑफ है सर, आई एम आल्सो इन डीयू। कोई बात नहीं भाई, ऑनलाइन चल रहा है ना, उसी का मजा लो। और बाकी सब देखो, सबके कॉलेजेस ऑफ हैं, मतलब यू आर नॉट अ सिंगल, राइट? तो उसी में आपको स्टैंड आउट करना है। इंटरव्यू और पैनल भी समझेगा कि हाँ उस टाइम आपका कॉलेज ऑफ था, तो उसी में आप जितना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कर सकते हो उतना करो, ऑनलाइन में ही जो भी पॉसिबल है। प्री और मेंस दोनों साथ लेकर चलना है, बिल्कुल चलना है। 9 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे प्रीलिम्स को, 4 घंटे मेंस को, इस तरीके से देना होता है। शुरू में आप प्रीलिम्स को ज्यादा टाइम दे, मेंस को कम टाइम दे, बट एक बार आपने 5-6 बार किताबें पढ़ लिया प्रीलिम्स का, फिर आप मेंस को टाइम बढ़ा दें, और फरवरी के बाद भूल जाए कि मेंस भी कुछ होता है, तब तो फिर प्रीलिम्स का ही पढ़ना है। तो दीज आर द क्वेश्चंस आई थिंक। सर हिंदी इंटरव्यू के टाइम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूछकर आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड, पूछकर कर सकते हैं। पूछकर आप शुरू में बोल लें कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, कि इसका इंग्लिश हिंदी क्या होगा, इंग्लिश में, राइट? वो ऐसे अलाउ करते हैं। सी वहां पे कोई स्ट्रिक्ट बाउंडेशन नहीं है, आप फ्रीली इंटरव्यू दें, बस उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि सर मुझे इसका हिंदी नहीं पता है। सर स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। उसका आप एक बार फैक्ट याद कर ले, आप महामानव बन जाएंगे। बिल्कुल स्पेक्ट्रम बहुत ही सफिशिएंट है, कोई दिक्कत। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था स्पेक्ट्रम के अलावा, और उसके अलावा कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम के अलावा भी कुछ पढ़ रहा हो। तो स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशिएंट, बस उसको 15 बार रिवाइज कर जाइए, बहुत है। सर आई वाज इन्वॉल्वड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉलेज, हाउ टू मेक डैफ स्ट्रांग? वो हो जाएगा, एक बार मेंस क्लियर करो, फिर अपना फ्लैशबैक चलाना कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद आपने क्या क्या किया है। लड़ाई झगड़ा को छोड़ के जो कुछ भी किया है वो डैफ में लिख देना। माइनर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चलेगा क्या? मतलब चलेगा, बट ट्राई टू अवॉइड, मतलब ना हो तो अच्छा है, बट नंबर्स इस पे कर सकते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सर काफी, मतलब मैंने एक और चीज भी देखी, और आपकी नेचर काफी मस्त मौला है जनरली, यू आर वेरी कैजुअल, है ना, जनरली, बिकॉज़ दिस इज आल्सो समथिंग रियली इंस्पायरिंग फॉर स्टूडेंट्स की ऐसा बहुत अपटाइट लोग आईएएस नहीं बनते, कैजुअल से लोग, है ना, आप हम जैसे नॉर्मल जो है ना आम आदमी होते हैं, वही अल्टीमेटली जाके आईएएस बनते हैं। दैट इज समथिंग, ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर, रियली अमेजिंग। मेरे को तो काफी अच्छा लगा। आई होप लर्नर्स को भी काफी कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। और अगर किसी को पर्सनल क्वेश्चन है तो मैं अपना मेल आईडी जो है टेलीग्राम चैनल मेंशन कर दूंगा, आप जरूर उस पे मेल करें। सर का टेलीग्राम चैनल मैंने पिन किया हुआ है लर्नर्स, आप वहां पे जाके उसको जो है कर सकते हैं ज्वाइन। आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेश्चन। राइट, ठीक है सर, सेशन को एंड कर देते हैं। आई थिंक हमने भी आपका काफी समय ले लिया है। It was really amazing talking to you once again. So this was Mr. Satyam Gandhi, AIR 10 UPSC 2020. I think one of the youngest persons to clear
द एग्जामिनेशन। और आई थिंक ये पैंडेमिक की वजह से, नहीं तो शायद ये व्हेन ही वाज 21 तभी कर लेते। ठीक है, ठीक है। अनिरुद्ध सर के बारे में कुछ कहना चाहते हो सर? बहुत ही शानदार टीचर है, आई मीन नो वर्ड्स फॉर हिम। एकदम आराम से आप पढ़ाई करो, सब कुछ हो जाएगा। चलो, अमेजिंग। ठीक है सर, ओके सर, ओके, करते हैं सर क्लास को वाइंड अप। आई विल एंड द क्लास फ्रॉम माय साइड, नॉट ओके एन सर, इशू आपको, आई थिंक। ठीक है सर, ओके, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।